नमस्कार छात्रों। आज अपन देखते हैं वैदिक समाज, यानी आर्यों की जो वैदिक सभ्यता है, संस्कृति है, उसमें आर्यों का वैदिक समाज कैसा था, उनके बारे में अपन आज अध्ययन करेंगे। आर्यों का परिवार, आर्यों का खान पान, रहन सहन, समाज में उनके रीति रिवाजों का बारे में विस्तार से अध्ययन अपन करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं परिवार। वैदिक साहित्य से अपने को पता चलता है कि ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जो सामाजिक जीवन है वे काफ़ी सुव्यवस्थित रहा है। समाज की जो मूल इकाई है वो परिवार थी। परिवार पितृमूलक होते थे। देखो, अपन ने पहले जो हड़प्पा सभ्यता पढ़ा था उसके अंदर परिवार जो था वो मातृ सत्तात्मक था, यानी कि जो माता है उसका स्थान सर्वप्रिय था। और अब ये वैदिक सभ्यता में पितृमूलक स्थान हो गया है। पिता परिवार का मुख्य होता था। उसे गृहपति भी कहा जाता है। गृहपति के रूप में परिवार की समस्त संपत्ति पर उसका अधिकार होता था। परिवार के सभी सदस्यों को उसके आदेश का पालन करना पड़ता था। आज्ञा की अवहेलना करने वाले सदस्य को वह अपनी इच्छा अनुसार कठोर से कठोर दंड दे सकता था। परंतु यदि उदाहरण जो हैं वो अपवाद स्वरूप ही मिलते हैं। परिवार के सदस्यों में पारस्परिक स्नेह की भावना रही है और परिवार बंधन दृढ़ परंतु पर्याप्त सुखकर था। परिवार के मुखिया के नाते परिवार के सभी सदस्यों के लालन पालन, विवाह और उन्नति का ध्यान रखना पिता का मुख्य कर्तव्य था। वैदिक काल में संयुक्त परिवारों की प्रधानता रही है। माता पिता, भाई बहन, पुत्र पौत्र, काका भतीजा सभी ही परिवार में सामूहिक रूप से रहते थे और मिलजुल कर काम करते थे। संयुक्त परिवार प्रणाली के विकास में दो तत्वों का मुख्य योगदान रहा है। पहला है कि परिवार की संपत्ति और सदस्यों की सुरक्षा, क्योंकि उनको आपस में अपनी की भी सुरक्षा भी करनी थी। दूसरा, आजीविका के मुख्य साधन, कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग। इन यानी कृषि के अंदर अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, तो सभी परिवार को मिलजुल कर रहना होता है ताकि वो आराम से श्रम कर सके और अपनी आय को बढ़ा सके। कुल मिलाकर उनका पारिवारिक जीवन सुख शांति में था। अब अपन देखते हैं स्त्रियों का स्थान। परिवार में पुरुष की प्रधानता होते हुए भी वैदिक समाज और सभ्यता संस्कृति में स्त्रियों को सम्मानित स्थान प्राप्त था। परिवार में स्त्रियों का स्थान उच्च था। वो पति की अर्धांगिनी या अपन कहें तो गृह स्वामिनी मानी जाती थी। पत्नी ही घर है, पत्नी ही गृहस्थी है, पत्नी ही आनंद है। जहाँ शत्रुओं का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का निवास होता है आदि का प्रमाण हमें वेदों के अनेक मंत्रों में मिलता है। स्त्रियाँ यज्ञ तथा धार्मिक उत्सवों में स्वतंत्रतापूर्वक भाग लेती थी। वैदिक काल में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। कन्याओं की शिक्षा का भी समुचित प्रबंध किया जाता था। वैसे ऋग्वैदिक साहित्यों में या ऋग्वैदिक काल में गोसा, अपला, लोकमुद्रा आदि परम विदुषी स्त्रियों का उल्लेख हुआ है और उन्होंने वैदिक ऋचाओं की रचना भी की है। अब अपन देखते हैं विवाह। वैदिक काल में विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता था। आर्यों में पारिवारिक सुख समृद्धि एवं सुरक्षा, लौकिक पारलौकिक शांति के लिए संतानोत्पत्ति की तीव्र कामना ने विवाह को अनिवार्य बना दिया था। इसके अलावा जो यज्ञ कार्यों में पति पत्नी दोनों की उपस्थिति आवश्यक समझी जाती थी। जब यज्ञ में पति पत्नी की दोनों की उपस्थिति आवश्यक है तब तो विवाह एक महत्वपूर्ण संस्कार बन जाता है। इसी वजह से भी विवाह ने एक अनिवार्य संस्था का रूप धारण कर लिया। विवाह के पहले आजकल की भांति दोनों पक्ष के लड़के लड़की की चारित्रिक, शारीरिक, सामाजिक स्थिति की जानकारी प्राप्त की जाती थी। सामान्यतः माता पिता ही संबंध तय करते थे, परंतु वैदिक साहित्य में कहीं कहीं पर लड़के लड़की द्वारा अपना सहचर्य चुनने की स्वतंत्रता के भी उदाहरण मिलते हैं। अब अपन देखते हैं वर्ण व्यवस्था। भारत में आर्यों के आगमन के साथ साथ ही भारतीय समाज में दो वर्ग अस्तित्व में आ गए। एक था
आर्य वर्ग, दूसरा अनार्य वर्ग, यानी दो वर्ग आ गए, आर्य और अनार्य। इस वर्ग भेद के कारण है विजेता और विजित होने का। आर्य विजेता थे और भारत में पहले से रहने वाले अनार्य अब पराजितों की श्रेणी में आ गए। यानी कि भारत में कितने वर्ग हो गए? दो। एक तो आर्यों का वर्ग जो भारत में विजेता थे, दूसरा अनार्य जो कि यहाँ के मूल निवासी हैं और विजित यानी पराजित की श्रेणी में आते थे। शासक और शासित में भेद होना स्वभाव की था। दूसरा कारण था रंग भेद, रंग यानी कि वर्ण का। आर्य लोग गौर वर्ण के थे, अनार्य जो लोग थे वो कृष्ण वर्ण के थे। दोनों की शारीरिक संरचना में भी भेद था। इसके विपरीत अनार्य और आर्यों के दोनों की धार्मिक और सांस्कृतिक विचारों की भिन्नता थी। आर्य लोग यज्ञ अनुष्ठान व्रतों का पालन करने वाले थे। आर्यों में अपनी रक्त की शुद्धता को कायम रखने की कामना थी। उन्होंने अनार्यों से संपर्क स्थापित नहीं किया। इस प्रकार समाज में दो वर्ग बन गए, आर्य और अनार्य, और यहीं से आगे वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हुई है। वैसे कब हुई, कैसे हुई, ये प्रश्न बहुत ही विवादास्पद है। और इसी से भारत के अंदर अपन देखते हैं कि जो अपन आश्रम व्यवस्था, खान पान, वेशभूषा की शुरुआत के तहत जाति व्यवस्था, ये सब बात की स्थितियाँ। पहले वर्ण व्यवस्था के अंदर दो ही वर्ग आए हैं, आर्य और अनार्य। अब अपन देखते हैं वेशभूषा। वैदिक कालीन आर्यों की वेशभूषा साधारण परंतु सुंदर थी। वो मुख्यतः तीन वस्त्र पहनते थे। कमर के नीचे धोती जिसे निवी कहा जाता था, शरीर पर साल की भांति ओढ़े जाने वाले जो वस्त्र है जिसे वास कहा जाता था, यानी कि कमर से नीचे धोती जिसे निवी बोलते थे, और शरीर पर साल की भांति ओढ़े जाने वाला वस्त्र वास कहा जाता था। ऊपर से धारण किया जाने वाला वस्त्र जिसे अधिवास अथवा द्वापी कहा जाता था। अधिवास अथवा उत्तरीय जनेऊ की भांति धारण किया जाता था। वास को अंगरखा अथवा कुर्ता भी कहता है। आर्यों में पगड़ी पहनने का रिवाज भी था। पगड़ी को वे लोग उष्णीय कहते थे। आर्यों के वस्त्र सूत ऊन के होते थे। वे लोग वस्त्रों को सीकर पहनते थे। अब देखते हैं अपन खान पान। आर्यों का भोजन सरल था। उनके भोजन में दूध, दही, मक्खन, घी, फलों की प्रधानता थी। खाद्यान्नों में जौ, धान्य, दालों में मूंग, उड़द प्रमुख थे। पत्थर की चक्की में पीस कर आटा बनाया जाता था। पाटनुमा आकृति होती थी चक्की, उसमें पीस कर आटा बनाया जाता था। वैसे वैदिक साहित्य में ओदन, शिरोदन, शिलोतन आदि शब्दों का उल्लेख हुआ है। इन सभी का अर्थ दूध में किसी न किसी वस्तु को पकाकर खाने के लिए नया व्यंजन बनाने से है। जैसे शिरोदन यानी चावल की खीर, तिलोदन यानी तिल का, मूद गोदन, ऋग्वेदिक साहित्य में शब्द मिलता है ये, मूद गोदन यानी मूंग का। तो इस तरह हमने उनकी खान पान के बारे में जाना है। अब देखते हैं अपन आर्यों की आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था ऋग्वेद में इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है, परंतु उत्तर वैदिक काल में वर्ण में आश्रम धर्म का सिद्धांत प्रचलित हो गया था। जीवन को 4 कालों में विभाजित किया गया: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। सूत्र ग्रंथों के काल में आश्रम व्यवस्था को पूर्ण रूप से संगठित कर दिया गया है। यह आश्रम व्यवस्था केवल द्विज जातियों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए थी। सूत्रों के लिए एकमात्र गृहस्थ आश्रम ही था। ब्रह्मचर्य जो आश्रम है वह जन्म से 25 वर्ष तक की आयु का काल ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाता था। गृहस्थ आश्रम 26 से 50 वर्ष आयु का काल गृहस्थ आश्रम कहलाता था। समस्त धर्मशास्त्रों में इनको अन्य आश्रमों में सर्वोच्च माना गया है। वानप्रस्थ आश्रम 51 से 75 वर्ष की आयु का काल वानप्रस्थ आश्रम कहलाता था। इस काल में मनुष्य को गृह त्याग कर सांसारिक जीवन को छोड़कर वन में वृक्षा आदि के नीचे रहकर कंदमूल, फल, भिक्षा में प्राप्त अन्न से गुजारा करना होता था। चौथा है संन्यास आश्रम। ये 75 वर्ष की आयु के बाद शेष जीवन संन्यास आश्रम का था। संन्यास धर्म का जीवन बड़ा कठिन और विरक्तिपूर्ण होता था।
वह ब्रह्मचारी, अहिंसावर्ती, सत्यनिष्ठ, क्रोधहीन, क्षमाशील होता था। वह जीर्ण शीर्ण वस्त्र पहनता था अथवा कसाय वस्त्र धारण करता था। उसके हाथ में सदैव डंडा रहता था। उसका जीवन भिक्षा पर ही निर्भर करता था। भिक्षा के निमित्त उसे दिन भर में केवल एक ही बार गांव अथवा नगर में प्रवेश करना चाहिए और केवल 8 से 10 घर से ही भिक्षा मांगनी चाहिए। ऐसे वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में मनुष्य केवल अपनी गृहस्थी के झंझट से ही मुक्ति पाता है। धर्मानुसार उसे इन दोनों कालों में संपूर्ण समाज की आध्यात्मिक सेवा करनी पड़ती थी। उसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना पड़ता था और उस ज्ञान से संपूर्ण समाज का भला करना पड़ता था। इसके साथ ही उसे अपने व्यक्तिगत मोक्ष की ओर भी अग्रसर होना पड़ता था। तथ्य तो यह है कि संस्कृत साहित्य की सर्वोत्तम दार्शनिक रचनाएं वानप्रस्थियों और सन्यासियों की ही देन है। आज के युग में भी आश्रम व्यवस्था का भले ही कोई महत्व नहीं रहा हो, परंतु वैदिक युग में लोग इसमें श्रद्धा एवं निष्ठा रखते थे और उसके अनुसार ही अपना जीवन जीने का प्रयास भी करते थे। वैसे अनिवार्य नहीं थी। कई लोग ब्रह्मचर्य आश्रम से वानप्रस्थी बन जाते थे, तो कोई ऐसे भी थे जो गृहस्थ आश्रम को त्याग ही नहीं पाते थे। ये व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता था कि वह इस उत्तम व्यवस्था को स्वीकार करे या नहीं करे। धन्यवाद छात्रों। तो आज अपन ने वैदिक समाज का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है।